गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन। आज की क्लास में हम करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो बुक है उसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर ओ के एग्जाम में यानी कि आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर 2021 में यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे। लगभग 7 क्वेश्चन आपके कृषि से रिलेटिव जो है पूछे गए थे, अर्थव्यवस्था से, और पारिस्थितिकी पर्यावरण का जो है सेगमेंट काफ़ी अहम रोल निभाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में। तो आइए इसको जो है आप शेयर कीजिए एंड आपको सेशन को जो है 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे कि जितने भी एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर के घटना चक्र पूर्वावलोकन के आपको जो है याद हो जाएं। इसमें जो है 1990 से लेकर फरवरी 2022 तक के सभी प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो एक खास विषय है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के मद्देनज़र, जो कि आपका 20 से 25 मार्क्स को जो है लेके चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से लेके सभी स्टेट हिंदी भाषी स्टेट्स पीसीएस की जितने भी लोक सेवा आयोग हैं हिंदी राज्यों के, उन सभी के इसमें क्वेश्चन जो है सम्मिलित किए गए हैं। लगभग 28,935 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 28,935 क्वेश्चन इस घटना चक्र पूर्वावलोकन में सम्मिलित किए गए। चलिए फर्स्ट चैप्टर है अपना पर्यावरण एवं सतत विकास। थोड़ी मैं यहाँ पे डेफिनेशन कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं एमसीक्यू पे सीधे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक घटक जो हैं आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि पर्याय और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ये यहाँ पे जो है फिगर दिखाया गया है क्षोभ मंडल का, यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, स्थल मंडल, वायुमंडल, पर्यावरण, जलमंडल, जीवमंडल, पौधे, जंतु, हिमनद, झील, नदी, सागर। पर्यावरण व उसकी ये अंतः क्रियाएं हैं। तो चलिए एमसीक्यू लगाते हैं डायरेक्ट जो है हम। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। पर्यावरण से अभिप्राय है तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिकी, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ये सभी जो है पर्यावरण से इन सभी का अभिप्राय है। तो ऑप्शन डी सही विकल्प है। डेफिनेशन: पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण किससे बनता है, सेकंड क्वेश्चन है। तो पर्यावरण जो है जैवीय घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से। सही आंसर है उपयुक्त सभी से। पर्यावरण जो है इन सभी से मिलकर बना होता है। 53 एंड 55 बीपीएससी प्री 2011 में पूछे गए ये क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। यूपीपीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आज से महाअभ्यास चलने वाला है, जिसमें कि हम विजन आईएएस की कोचिंग जो है उसके नोट्स को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे हिस्ट्री के। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें।
तो ऑप्शन ए इसका सही है, परिचालन पर्यावरण। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण एवं जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां यथा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जैविक अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे धारणीय विकास से रिलेटिव नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कथन कारण आर, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट्स अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे वेटलैंड्स रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदर्भित की जा सकें। इस प्रकार प्रसंगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 2, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुत के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था तो ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर। तो यूपीपीसीएस प्री 2020 में लगातार क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए, एक क्रम में इनको लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। फर्स्ट है रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट्स का प्रकाशन। सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले जो था वो आया था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट्स का प्रकाशन हुआ, उसके बाद ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ और सबसे लास्ट में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में होता है। सबसे पहले रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था वो 1992 में होता है, 1992 में। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो है जनवरी 1989 में होता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। कब हुआ, तो 1972 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ वो 1992 में हुआ और वो लिटिल प्रकाशन 1972 में हुआ था। तो पहला जो था लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ, रियो पृथ्वी सम्मेलन जो था 1992 में, ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 को हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो था वो जनवरी 1989 को हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो धारणीय विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो अब सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक या विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्त है वह सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती है। प्राकृतिक में कार्बन चक्र एवं जल चक्र के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। आइए
इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 2, 3, 4, यानी कि श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। ये सभी जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। आइए संक्षेप में जान लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में? सही आंसर है ऑप्शन सी, जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो होती है वो वायुमंडलीय नमी पर निर्भर करती है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। कई प्रत्यारोपित पौधे इसीलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, आईएएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रत्यारोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई प्रत्यारोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक फल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। वायुमंडल से रिलेटिव अब तक के पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ और तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन गैस है, परसेंटेज है इसका 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जिनॉन 0.409%, हाइड्रोजन 0.405%। ये जो है वायुमंडल में गैसों का जो है क्रम है। आइए एमसीक्यू देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के परतः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। वायु एक क्या है? यौगिक, तत्व, विद्युत अपघट्य या मिश्रण? वायु एक मिश्रण है। 39 में बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो है नाइट्रोजन का। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाएगी। आरएएस में पूछा गया 2012 में क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अब तक के पूछे गए क्वेश्चनों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निर्मिनीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन।
यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2006 में पूछा गया था। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है तो ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है तो ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ध्यानतव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य 17 एसडीजी तय किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। एसडीजी फर्स्ट है गरीबी की समाप्ति, एसडीजी सेकंड है भुखमरी की मुक्ति, एसडीजी थर्ड है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, एसडीजी फोर्थ में गुणवत्तापरक शिक्षा, फिफ्थ में लैंगिक समानता, 6 में जल एवं स्वच्छता, 7 में है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, 8 में आता है एसडीजी में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, एसडीजी 9 में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, एसडीजी 10 में है असमानताओं में कमी, एसडीजी 11 में है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, एसडीजी 12 में है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, एसडीजी 13 में है जलवायु कार्यवाही, एसडीजी 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा जल में जीवन, एसडीजी 15 में है जलीय स्थलीय जीवों की सुरक्षा स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन, एसडीजी 16 में है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, एसडीजी 17 में है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। एसडीजी 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। तो एसडीजी जितने भी थे 17 एसडीजी थे जिनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021 में इस सूची में भारत 120वें स्थान पर था। ओके, किस सूची में? सतत विकास लक्ष्यों की संबंधित आंकड़ों की सूची में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में विभिन्न देशों का स्थान क्रमशः फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे था, स्वीडन सेकंड नंबर पे और डेनमार्क थर्ड नंबर पे था। उसके बाद जर्मनी फोर्थ पे, बेल्जियम फिफ्थ पे, ऑस्ट्रिया जो था 6 पे, नॉर्वे 7 पे, फ्रांस 8 पे, स्लोवेनिया 9 पे, एस्टोनिया 10 पे, गैबोन 111 है, होंडुरास 112 है, कुवैत 113 है, घाना 114 और भारत 120वें पायदान पर था। पाकिस्तान 129वें पायदान पे था सस्टेनेबल इंडेक्स 2021 में। आइए एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं तो ऑप्शन जो है सही होगा केवल 2, क्योंकि यहाँ पे जो आईएएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य 2017 सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? तो 2017 में जो है भारत की रैंकिंग जो थी वो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2017 में स्वीडन स्कोर 85.6% प्रथम स्थान पर था, जबकि भारत 116वें स्थान पर था। उपरोक्त में से जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में स्वीडन 185 पे प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 112वें स्थान पर था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो ऑप्शन ए गुजरात। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल 70 स्कोर के साथ प्रथम, हिमाचल प्रदेश 69 स्कोर के साथ द्वितीय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर स्कोर था इनका 67 और गुजरात शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य
एसडीजी इंडिया दो सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा? तो ये जो है ऑप्शन डी केरल प्रथम स्थान पर रहा था। धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है, तो इसका अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरणीय विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों, स्थलीय व जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। यूएनएफसीसीसी के तहत जो है अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके जो है नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन यानी कि NAPAS की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में COP7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी कि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCSCCF की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुएल्स रोड्रिग्यूज हैं। GEF की संस्थागत ढांचा इस प्रकार है, तो आप इसको ढांचे को देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो ढांचा है, इसकी जो एजेंसियां हैं उनमें UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक, ADB, AFDB, EBRD, FAO, IADB, IFAD, UNIDO, WWF US, CI, IUCN, DBSA, FUNVIO, BOAD, CAF, EFC, इतनी एजेंसियां इसमें आती हैं। आइए इनके MCQ यहाँ पे देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन सही है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। क्वेश्चन 2, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। IAS प्री 2014 में यह क्वेश्चन आया था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लें। उससे पहले हमारा जो है आएगा नेक्स्ट नोट्स है एजेंडा 21। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लक्ष्य एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा
असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में, 20वीं वर्षगांठ पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, समझौता एजेंडा 21 हुआ, समीक्षा 5 वर्ष पर होती है इसकी, पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5th वर्ष 1997 में। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो ये इसके भाग हैं: जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। आइए प्रश्न देख लेते हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए, केवल एक कथन इसका सही है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो था वो रियो शहर में किया गया था। रियो शहर वर्तमान और भूत दोनों में ही ब्राजील में ही था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। रियो +20 सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ठीक उसके 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सम्मेलन उल्लेखनीय है कि रियो +10 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में एवं पृथ्वी रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। आइए इसके एमसीक्यू यहाँ पे हम देख लेते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो ऑप्शन ए, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, सही कथन है। IAS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई है। तो ये हुई है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। IAS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था।
विभिन्न संगठन एवं संस्थानों से संबंधित क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी नीरी जो है अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कहाँ पे, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब कहाँ स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था 1958 में नागपुर शहर में। एनईए से आशय है, एनईए से नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि पृथ्वी की वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नैरोबी में है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप जो है वो है ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए का पूर्ण रूप जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो है चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था नैरोबी केन्या में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो वर्ष 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था, तो वर्ष 1986 में इसको पारित किया गया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? वर्ष 1986 में। कई सारे आयोगों ने जो है एग्जाम क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान के नाम से इसको जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था, तो इसका गठन जो है ये किया गया था ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सभी चारों। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 2010 में। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित वैश्विक की जो है 19वीं बैठक शामिल न होना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप पे अधिनियमित हुए थे, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है।
IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB से भिन्न है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी केवल दो। केवल दो कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं इसमें केवल दो वाला। NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया है। ऑप्शन बी इको मार्क। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं ऑप्शन सी रेचल कार्सन। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो था UPPCS प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया था। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। इकोमार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। UPPCS प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो ऑप्शन ए मसानोबु फुकुओका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? तो ऑप्शन सी राजनीतिक एवं विकास। UPPCS प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है, तो ये अवस्थित है केरल में। ग्रीनवासा इंगित करता है, ग्रीनवासा जो है इंगित करता है पर्यावरणीय संरक्षण का झूठा वादा करना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरितगृह कृषि प्रारंभ की है? तो ये की है पंजाब राज्य ने। आपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। वह स्कोर क्या है? तो ऑप्शन बी यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्लास में करेंगे पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन। आज की सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।